हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस नोबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करेंगे हमारे बाकी की चीज़ों के बारे में। हमने अभी तक क्या चीज़ें पढ़ ली थी भाई। हमने इस क्लास से पहले तक हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में ब्रॉडली अध्ययन कर लिया है कि हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक एक करके देख ली थी। ठीक है बच्चा। तो इससे पहले वाली क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे सहजीवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में। सहजीवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया था। मैंने उस क्लास के अंदर एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया था। और यहां से हमारे को नेक्स्ट क्लास के बारे में बातें करनी थी। यहां से हमारे को नेक्स्ट क्लास के बारे में बातें करनी थी। यहां से क्या है, हम ग्रंथि का निर्माण के बारे में कि भाई ग्रंथि का निर्माण किस प्रकार होता है। सीधा क्वेश्चन आता है कि भाई नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान राइजोबियम प्रकार की प्रजाति के अंदर ग्रंथियों का निर्माण किस प्रकार होता है। यहां से क्या है, नोड्यूल फॉर्मेशन के बारे में तुम्हारे को बताना है। क्या बताना है, नोड्यूल फॉर्मेशन या क्या है, ग्रंथियों के निर्माण के बारे में बातें करनी है। निर्माण कैसे होगा ये मैं समझा चुका हूं, बस लिखना बाकी था, वो हम क्या करेंगे इसके अंदर लिख लेते हैं। तो लिखना स्टार्ट करो, पहली हेडिंग लगाओ ग्रंथियों का निर्माण और उसमें ही लिखना स्टार्ट करो। उसमें स्टार्ट करो भाई, नाइट्रोजन स्थिरक बैक्टीरिया जड़ों में प्रवेश करके संक्रमण नलिका बनाते हैं। जड़ों में प्रवेश करके क्या करते हैं, संक्रमण नलिका बनाते हैं, है ना। मतलब क्या है, इसकी रोम से लेके जड़ तक संक्रमण नलिका बनाते हैं। ठीक है, तो लिखना है नाइट्रोजन स्थिरक बैक्टीरिया, नाइट्रोजन स्थिरक बैक्टीरिया जड़ों में प्रवेश करके संक्रमण नलिका बनाते हैं। जड़ों में प्रवेश करके क्या करते हैं बच्चा, संक्रमण नलिकाओं का निर्माण करते हैं। संक्रमण नलिकाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर आगे देखो भाई, इसके अंदर क्या कह रहा है, यह संक्रमण नलिका संपूर्ण मूल रोम में फैलकर, ये संक्रमण नलिका क्या होती है, पूरा का पूरा मूल रोम। ये एक भाई ये क्या कहते हैं, इसको मूल रोम कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, इस पूरे अंगुली के अंदर क्या होती है, फैल जाती है। तो ये क्या है, ये संक्रमण नलिका संपूर्ण मूल रोम में फैलकर मूलक, संपूर्ण मूल रोम में फैलकर मूल की जड़ों या जो हमारे पास रूट्स होती है किसकी, तो हमारे पास जो धागे लगे होते हैं, रोम लगे होते हैं, उनकी जड़ें वह कॉर्टेक्स तक पहुंच जाती है या कॉन्टेक्स तक पहुंच जाती है। ठीक है, मतलब वहां पे क्या है, जड़ की अंदरूनी भाग तक पहुंच जाती है। कौन, ये हमारे पास संक्रमण नलिका, ये हमारे पास संक्रमण नलिका है, पहुंच जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया, यह संक्रमण नलिका संपूर्ण मूल रोम में फैलकर मूलक व कॉन्टेक्स तक पहुंच जाती है या कॉर्टेक्स तक पहुंच जाती है। ठीक है, बातें कर ली थी कि बैक्टीरिया जो है कॉन्टेक्स के विभाजन को, बैक्टीरिया कॉन्टेक्स के विभाजन को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या करेंगे भाई, वो जो कॉन्टेक्स है या कॉर्टेक्स है उसके विभाजन को प्रेरित करेंगे। ठीक है, विभाजन को प्रेरित करते हैं और इस प्रकार जड़ों में ग्रंथि बन जाती है। और इस प्रकार जड़ें क्या हो जाती है, ग्रंथि का रूप ले जाती है और जड़ें क्या होती है, फूल जाती है। लाइक इस प्रकार से फूल जाती है। वहां पे क्या होती है, इस प्रकार जड़ों में ग्रंथि बन जाती है। क्या लिखा बच्चा, कि बैक्टीरिया कॉन्टेक्स के विभाजन को प्रोत्साहित करते हैं। बैक्टीरिया क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स के विभाजन को प्रोत्साहित करते हैं और इस प्रकार जड़ों में ग्रंथि बन जाती है। फिर पादप वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था में, क्या बोला, पादप वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था, मतलब अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है पूर्ण तरीके। तो प्रारंभिक अवस्था में बैक्टीरिया जड़ों पर संक्रमण करते हैं और प्रारंभिक अवस्था में बैक्टीरिया पौधे के ऊपर निर्भर करता है। मतलब जो पौधे की प्रारंभिक अवस्था होती है उसके अंदर क्या कहते हैं, बैक्टीरिया पौधे के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर होता है कि भाई तू ही मेरा करता है, तू ही मेरा धरता है, जो करेगा वो तू ही करेगा, मैं तो यहाँ पे रह सकता हूँ बस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पूरी तरीके से उस पौधे पर निर्भर रहता है। क्या बोला, पादप वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था में बैक्टीरिया जड़ों पर संक्रमण करते हैं। बैक्टीरिया जड़ों पर क्या करते हैं, संक्रमण करते हैं। लिख लो फटाफट, बैक्टीरिया जड़ों पर संक्रमण करते हैं। फिर आगे लिखो, प्रारंभिक अवस्था में बैक्टीरिया पौधे के ऊपर निर्भर करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में बैक्टीरिया पौधे के ऊपर निर्भर करते हैं। बैक्टीरिया पौधे के ऊपर निर्भर करते हैं तथा बाद में पौधे को नाइट्रोजन देकर लाभ पहुंचाते हैं। बाद में पौधे को नाइट्रोजन देकर लाभ पहुंचाते हैं। जो हमने बातें करी थी वही हमने लिखी भी ली है भाई। वहां पे क्या करेगा, बाद में पौधे को नाइट्रोजन देकर लाभ पहुंचाते हैं। बाद में क्या है भाई, नाइट्रोजन देकर लाभ पहुंचाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई भाई, नाइट्रोजन देकर क्या करेंगे, लाभ पहुंचाएंगे।
इस प्रकार ग्रंथियों में उपस्थित बैक्टीरिया का विकास एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार ग्रंथियों में उपस्थित बैक्टीरिया का भी विकास हो जाता है और यहाँ पे नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य भी प्रारंभ हो जाता है। मतलब क्या है, स्टार्टिंग के अंदर तो बैक्टीरिया पूर्ण तरीके से पौधे पर निर्भर करता है और बाद में क्या हो जाता है, यहाँ पे बाद में हमारा जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, उसका पेट भर जाता है तो वो अपनी नाइट्रोजन क्या करता है, पौधे को देता है, क्या पौधे जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, वहां पे पौधा भी अपनी जिंदगी जीता है और बैक्टीरिया भी, दोनों आपस में साथ में आराम आराम से खुशी खुशी जिंदगी बिताते रहते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया का विकास एवं नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य प्रारंभ हो जाता। ठीक है बच्चा, यहां तक चीजें लिख ली। प्रारंभ हो जाता है। अब देखो भाई, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए बैक्टीरिया, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया है। इसके बारे में हमारे को लिखना है, नोट डाउन करना है। काफी सारे बैक्टीरिया के नाम आएंगे, फटाफट लिखते चलना है। इतना टाइम नहीं है हम लोगों के पास कि यहाँ पे ज्यादा टाइम बिताएं, क्योंकि हमें असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह दूंगा भाई ये नाम होते हैं, ये तुम्हारे को याद करने हैं और यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो दी इंपॉर्टेंट है भाई हमारे पास ये वाली चीजें। दी इंपॉर्टेंट है कैसे, यहाँ पे कोई भी नाम आ सकता है, यहाँ पे कोई भी नाम आ सकता है। किसी की फसल के बारे में पूछेगा, किसी के वर्ग के बारे में पूछेगा, जाति सबके अंदर क्या है अलग अलग आएगी। तो यहाँ पे इसको इसी हिसाब से, जिस वर्ग का जाति का नाम दिया है, जिस वर्ग का नाम दिया है, जिस फसल का नाम दिया है, तो इन तीनों को ऐसे ही याद करना पड़ेगा। अगर ये याद नहीं होंगे तो यहाँ पे ये लिख नहीं पाएंगे, और ये लिख नहीं पाएंगे तो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उसको भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर ये वाले क्वेश्चन जरूर मिलेंगे तुम्हारे को। तो यहाँ पे पेपर लीक भी कर रहा हूँ भाई, है ना, फटाफट ये सारे के सारे नाम याद कर लेना। ठीक है, अब देखो भाई, इसी के अंदर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया लिखाओ हेडिंग और उसके अंदर लिखना स्टार्ट करो। भाई ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया की राइजोबियम जाति में वर्गीकृत करते हैं। मतलब जाति कौन सी होगी, राइजोबियम की। राइजोबियम की जाति के अंदर अलग अलग हमारे पास क्या आते जाएंगे, अलग अलग नाम आते जाएंगे। इसलिए हमने आगे क्या लगा दिया है, वर्ग राइजोबियम। आर या रा क्या है हमारे पास, राइजोबियम है। ठीक है, प्राय राइजोबियम की कुछ जातियां कुछ निश्चित पौधों की जड़ों पर ग्रंथियां बनाती है। मतलब क्या है, राइजोबियम की कुछ जातियां होती, सारी की सारी राइजोबियम में नहीं, राइजोबियम की कुछ जातियां होती है, कुछ निश्चित पौधों की जड़ों पर ही ग्रंथियां बनाती है, कुछ निश्चित पौधों की जड़ों पर ही ग्रंथियां बनाती हैं जहां से नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो सकता है। ठीक है, कुछ निश्चित पौधों की जड़ों पर ग्रंथियां बनाती है। सामान्यतः इन बैक्टीरियाओं को पोषित पौधों के अनुसार भिन्न भिन्न जाति के अंदर निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत करते हैं। मतलब क्या है, जिससे ये पोषण प्राप्त करते हैं, उन पोषित पौधों के आधार पर, जिनसे ये बैक्टीरिया पोषण प्राप्त करते हैं, उन पोषित पौधों के आधार पर इन बैक्टीरियाओं को अलग अलग वर्गों में बांटा गया। तो इनका आधार क्या है बांटने का, उन पोषित पौधों के अनुसार हम क्या करते हैं, ये पोषित पौधों के अनुसार क्या करते हैं, भिन्न भिन्न जातियों में निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कर देते हैं इन बैक्टीरियाज को। तो बैक्टीरियाज के वर्गीकरण का हमारे पास आधार क्या है, यहाँ पे पोषित पौधों के अनुसार। वर्गीकरण का आधार पोषित पौधों के अनुसार, याद रखना। वर्गित पौधों का वर्गीकरण, यहाँ पे वर्गीकरण का आधार क्या है, पोषित पौधों के अनुसार, पोषित पौधों के अनुसार। इतनी चीजें समझ में आ गई भाई, इतनी चीजें हमारे पास क्लियर हो गई। पोषित पौधों के अनुसार हमारे पास क्या है, कि हमारे पास चीजें आ जाएगी, यानी कि पोषण का आधार हो जाएगी, या बैक्टीरिया के लिए क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें लिख ली होगी, फटाफट इन चीजों को नोट कर लो, फटाफट 1 सेकंड में इसको नोट कर लो भाई। ज्यादा टाइम देंगे ही नहीं, ज्यादा टाइम देंगे नहीं, ज्यादा टाइम है ही नहीं हमारे पास। फिर हमारे को ये नोट करना है, फिर हमारे को ये नोट करना है। फटाफट ये चीजें नोट करो और अभी का अभी साथ साथ में याद करने की भी कोशिश करो। पहला हमारे पास क्या है, जाति का नाम राइजोबियम मेलिलोटी। क्या है भाई, मेलिलोटी, मतलब मेलो है लोटो। ठीक है, तो यहाँ पे मारवाड़ी के हिसाब से भी याद रख सकते हो भाई, मेलिलोटी या मेलो है लोटो। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नाम क्या है, मेलिलोटी, जिसका यहाँ पे वर्ग का नाम क्या है, रिज्का वर्ग है। वर्ग मेरे पास क्या है, रिज्का वर्ग। मेरे पास वर्ग कौन सा है, रिज्का, रिज्का वर्ग है। और यहाँ पे फसलें भी कौन सी है, रिज्का और स्वीट क्लोवर। स्वीट क्लोवर मेरे पास क्या है भाई, यहाँ पे इस रिज्का वर्ग की ही फसलें हैं। तो रिज्का वर्ग, रिज्का फसलें और स्वीट क्लोवर फसल हमारे पास आती है। वर्ग दूसरा देखो, राइजोबियम ट्राइफोली। कौन सा, राइजोबियम ट्राइफोली।
है, 3 बार फूल है या ट्राइफोली, ऐसे याद रख लो, 3 बार फूल है या ट्राइफोली। ठीक है, याद करने के तरीके हैं भाई, कैसे भी तोड़ मरोड़ के याद करो, चाहे कैसे भी याद करो, याद होनी चाहिए। राइजोबियम ट्राइफोली, इसके अंदर वर्ग कौन सा आता है? तिपतिया, तेवतिया नहीं, तिपतिया, आईपीएल वाला तेवतिया नहीं है भाई, तिपतिया वर्ग है। ठीक है, और इसके अंदर फसलें कौन सी है? क्लोवर, इसके अंदर फसलें कौन सी है? क्लोवर फसलें। ठीक है, तीसरा देखो, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, लेग्यूमिनोसेरम मतलब क्या है? यहाँ पे राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम मतलब लेग्यूमिनेसी कुल के अंदर यहाँ पे ये पाई जाती है। कुल कौन सा है? लेग्यूमिनेसी कुल हमारे पास है। ठीक है, तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम मटर वर्ग होता है, मटर के सारे की सारी जातियां इसी के अंदर आ जाएगी। इसके अंदर फसलें कौन सी है? उद्यान मटर होगी, खेत मटर होगी, स्वीट पी हो गई और मसूर हो गई। ठीक है, स्वीट पी हो गई और मसूर मेरे पास क्या हो गई? इसकी फसलें हो गई। मसूर मेरे पास क्या हो गई? इसकी फसलें हो गई। इसी तरीके से चौथा देखो, राइजोबियम फजीओली, है ना, राइजोबियम फजीओली। ठीक है, तो नाम क्या है? थोड़े अजीब अजीब से हैं, पर याद तो करने पड़ेंगे भाई। यहाँ पे नाम आए तो क्या है? नाम याद करने पड़ेंगे। फजीओली मतलब फजी है, ओली। ठीक है, तुम लोग कहते हो भाई मारवाड़ी के अंदर फजगी ओली है ना, तो यहाँ पे क्या है? फजगी ओली। ठीक है, तो फजी ओली, यहाँ पे इसका वर्ग क्या है? फेजीओलस, फेजीओलस क्या है? इसका वर्ग है। और यहाँ पे फसलें कौन सी हैं? गार्डन बीन और मोट। गार्डन बीन और मोट के अंदर भी क्या होता है हमारे पास? नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो तुम्हारे को भाई ये फसलों के नाम देके पूछ सकता है कि भाई इनमें से कौन सी फसल के अंदर हमारा क्या होगा भाई? नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा या नहीं होगा? तो वहां पे होगा। और अगर इनके वर्गों के बारे में पूछेगा तो वर्गों के बारे में तुम्हारे को पूरी की पूरी जानकारी इस वाली सारणी से मिल जाएगी। तो गार्डन बीन और मोट इसके अंदर आ गई। पांचवा है मेरे पास राइजोबियम जेपोनिकम। क्या है भाई? जेपोनिकम। भाई नाम बहुत गंदे गंदे हैं, ठीक है, पर याद करने हैं तुम्हारे को, तो याद करने ही पड़ेंगे अगर तुम्हारे को सिलेक्शन चाहिए या यहाँ पे नंबर अच्छे चाहिए। तो जेपोनिकम। फिर उसके अंदर कौन सा वर्ग आता है? सोयाबीन का वर्ग आता है। सोयाबीन तो खाई होगी भाई, है ना। यहाँ पे क्या है? ये फसल भी कैसी है भाई? सोयाबीन की ही है। इसी तरीके से छठा है हमारे पास राइजोबियम ल्यूपिनी। यहाँ पे वर्ग है ल्यूपिन वर्ग है, और यहाँ पे वार्षिक एवं बहुवार्षिक ल्यूपिन देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है? जाति का नाम नहीं पता, बस राइजोबियम है। और इस वर्ग में कौन से आते हैं? लोबिया वर्ग आते हैं। और इसके अंदर सब्जियां या फसलें कौन सी होती है? लोबिया, लीमा बीन और मूंगफली आती है। क्या आती है भाई? मूंगफली आती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होती है हमारे पास? नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। यहाँ पे मेरे पास क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। मूंगफली में भी क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। अब हेडिंग लगाओ, असहजीवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। असहजीवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण, असहजीवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आज की क्लास में हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे जैसे हम चीजों को लिखते चलेंगे वैसे वैसे ही मैं क्या करूंगा? साथ साथ समझाता चलूंगा। पहले समझाऊंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए समझा नहीं रहा। ठीक है भाई, असहजीवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। हेडिंग लगाओ, नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, फिर इसमें लिखो भाई, यहां पे लिखना स्टार्ट करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे फटाफट। असहजीवीय जीवाणु, असहजीवी जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को, असहजीवी जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को बिना किसी पौधे की सहायता से, बिना किसी पौधे की सहायता से मृदा में स्थापित करते हैं। असहजीवीय जीवाणु, असहजीवी जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को बिना किसी पौधे की सहायता, बिना किसी पौधे की सहायता से, बिना किसी पौधे की सहायता से मृदा में स्थापित करते हैं। मृदा के अंदर, ये मृदा है, इसमें स्थापित करते हैं। ठीक है, असहजीवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाते हैं। असहजीवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाते हैं। बिना किसी पौधे की सहायता से मृदा में स्थापित करते हैं, असहजीवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चा? असहजीवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाते हैं। असहजीवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चा? असहजीवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाते हैं। उसके बाद देखो अगली लाइन से लिखना है, अगली लाइन से लिखना है असहजीवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण। असहजीवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण अनाज वाली फसलों, असहजीवीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण अनाज वाली फसलों जैसे गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का
आदि में। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात कर रहे थे भाई वातजीवी जीवाणुओं के बारे में। मतलब क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया। यहाँ पे हेडिंग लगाओ वातजीवी जीवाणु या एरोबिक बैक्टीरिया। मतलब यहाँ पे इसके ब्रैकेट में वापस क्या लिखोगे, वायवीय। भाई वातजीवी तो तुम्हें याद रहने वाला नहीं है, मेरे को पता है भाई, वातजीवी तो याद नहीं रहेगा। वायवीय बैक्टीरिया, भाई वायवीय मतलब क्या है भाई, एरोबिक, या क्या कह सकते हैं कि भाई यहाँ वायु के इसको क्या आवश्यकता होती है, किसकी, वायु की। ये यहाँ पे क्या है, हवा की आवश्यकता होती है। यहाँ पे हवा बिना ये मर जाता है। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या है, ये वायवीय बैक्टीरिया होता है, वातजीवी या वायवीय बैक्टीरिया होता है। तो हेडिंग लगाओ वातजीवी या एरोबिक बैक्टीरिया या वायवीय बैक्टीरिया। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो हमारे पास भूमि है या मृदा है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, बाहर से या वायुमंडल नाइट्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। इस नाइट्रोजन को इसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद ये जब ये मर जाएगा, भाई ये बैक्टीरिया अपना क्या करेगा, भोजन बनाएगा, भोजन खाएगा, नाइट्रोजन को खाता रहेगा। एक टाइम के बाद मर जाएगा। तो मरने के बाद यहाँ जो ये मरने के बाद जो नाइट्रोजन पचा के गया था, वो नाइट्रोजन क्या है भाई, अब हमारे को पौधे को मिल जाएगी आसानी से। अब ये जो नाइट्रोजन वो पचा के गया था, वो क्या है भाई, पौधे को आसानी से मिल गई थी। पचा के भाई डकार नहीं मारी थी अभी उसने ना, तो ये वाली चीज उसको आराम से मिल जाएगी पौधे को। तो इसी के अंदर लिखना है जीवाणु, कौन सा, एजेटोबैक्टर प्रजाति का जीवाणु। कौन सा बैक्टर भाई, एजेटोबैक्टर प्रजाति का जीवाणु है हमारे पास। ठीक है, एजेटोबैक्टर प्रजाति के हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो जीवाणु होते हैं वो एजेटोबैक्टर जीवाणु प्रजाति के होते हैं। याद रखना है कौन सा है, एजेटोबैक्टर। ठीक है, और साधारणतः ये क्या है, भूमि में बहुतायत से पाए जाते हैं। साधारणतः ये क्या है, भूमि में बहुतायत से पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेकर अपने शरीर को पुष्ट करते हैं। वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेकर अपने शरीर को क्या करते हैं, पुष्ट करते हैं। और मरने के उपरांत इन जीवाणुओं के द्वारा एकत्रित नाइट्रोजन भूमि में पौधों के उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाती है। तो फटाफट इन लाइंस को लिख लो। ये लाइन जो अभी हमने पहले बोली थी वही लाइन हमने क्या है अभी यहाँ पे भी देखी और उसको नोट हमने कर लिया है। साधारणतः भूमि में बहुतायत से पाए जाते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेकर अपने शरीर या अपने पेट को क्या कर लेते हैं, पुष्ट कर देते हैं। और मरने के उपरांत इन जीवाणुओं द्वारा जो इतनी मेहनत से नाइट्रोजन बनाई गई थी, उस मेहनत से नाइट्रोजन बनाए को क्या कर देगा, अब मरने के बाद तो उसको क्या कर लेगा, लोग ले जाएंगे या यहाँ पे पौधा छीन के ले जाएगा। पौधा कहेगा मुझे जरूरत है तो तू मुझे दे दे। अब वो तो बेचारा मर ही गया है, तो वो चाहते हुए भी उसको क्या है, मना नहीं कर सकता है ना। तो मना नहीं कर सकता तो क्या है, पौधा उसको चुरा के ले जाएगा। ठीक है, ऐसे इस चीज को याद रखना है। पौधा क्या करेगा, उसकी मरी हुई चीजों को चुरा के ले जाएगा। भाई मरने के बाद क्या है, उसका घर खाली पड़ा था तो गाली पड़े, घर में तो भाई कोई भी आओ कोई भी जाओ, है ना। मरा हुआ इंसान तो आएगा नहीं भाई वापस के, भाई तू क्यों चोरी कर रहा है, तू मेरा घर क्यों ले जा रहा है, या मेरे घर से सामान क्यों ले जा रहा है। वही बात है यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये उपलब्ध हो जाते हैं। तो भूमि में पौधों के उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। इतनी बात आ गई। इन जीवाणुओं के भूमि में सुचारू रूपेण सक्रियशील बने रहने के लिए उसमें कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फेट, चूना, नमी और वायु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। यानी कि अगर इन जीवाणुओं को मुझे अच्छी तरीके से क्या है, पेट भरना है या इनको यहाँ पे पनपाना है, इसलिए पनपाना है ताकि नाइट्रोजन को अवशोषित कर सके, नाइट्रोजन को पकड़ पकड़ के लाए। अरे तू भी आजा, अरे तू भी आजा, अरे तू भी आजा। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन को पकड़ पकड़ के लाएगा कौन, ये हमारे पास जीवाणु पकड़ लेंगे। यहाँ पे उसके लिए कैसी कंडीशन चाहिए, यहाँ पे उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। भाई अगर ये इतना महत्वपूर्ण काम कर रहा है तो काम के बदले पैसा भी तो लेगा। तो पैसे के रूप में ये क्या लेता है, कार्बोहाइड्रेट लेता है। लाओ भाई पैसा लाओ। कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फेट, चूना, नमी और वायु ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं है तो ये क्या करेगा, मना कर देगा, भाई मैं किसी नाइट्रोजन को नहीं पकड़ूंगा, मैं यहाँ पे पैदा ही नहीं होऊंगा, मैं यहाँ पे पनपूंगा ही नहीं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसको पनपने के लिए या इसको सुचारू रूप से क्रियाशील बने रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फेट, चूना और वायु की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। भाई वायु तो होनी ही चाहिए। वायु नहीं होगी तो ये जीवाणु क्या हो जाएंगे, ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। वायु तो होनी चाहिए, वायु नहीं होगी तो जीवाणु सांस ही नहीं ले पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। सर जीवाणु सांस थोड़ी लेते हैं जैसे हम लेते हैं। भाई जीवाणु सांस नहीं लेते, पर उनके पास कुछ तो चीजें होती हैं, जैसे गैसों का आदान प्रदान करते हैं, तो वो किसके द्वारा करते हैं, वायु के द्वारा करते हैं ना, इसीलिए वायु भी जीवाणु है।
ठीक है, तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया हैं उनके नाम याद रखने हैं दिमाग में वापस। यहाँ पे क्या है, जो पीछे वाला पोर्शन है उसमें बहुत सारे तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जितना दिमाग लगा सकते हो ये पीछे वाले पोर्शन के अंदर लगाने की कोशिश करना और इसको याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितना अच्छे से तुम इसको तैयार कर लोगे उतना अच्छा तुम क्या है भाई आगे परफॉर्म कर पाओगे। तो इन जीवाणुओं के लिए बात होगी। अब देखो यहाँ पे है, इस वर्ग में एज़ोटोबैक्टर तथा विज़ेरिंकिया प्रमुख होते हैं। विज़ेरिंकिया क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। और एज़ोटोबैक्टर तो हमारे स्टार्टिंग में आ गया था कि भाई ये मृदा के अंदर भाई आराम से पाया जाता है, भूमि में बहुतायत से पाया जाता है। ठीक है, तो एज़ोटोबैक्टर और विज़ेरिंकिया क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। एज़ोटोबैक्टर और विज़ेरिंकिया क्या होते हैं बच्चा, प्रमुख होते हैं। अब देखो एज़ोटोबैक्टर वर्ग में 5 प्रजातियां आती है, तो एज़ोटोबैक्टर वर्ग की 5 प्रजातियों के नाम याद होने चाहिए। 5 प्रजातियों के नाम सर याद हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं पे क्या आएगा, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब यह बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है तुम्हारे को इसी से देखने को मिलेंगे। देखो एज़ोटोबैक्टर क्रोकम और एज़ोटोबैक्टर विज़ेरिंकी, एज़ोटोबैक्टर विनेलैंडी और एज़ोटोबैक्टर इंडिकम और लास्ट एज़ोटोबैक्टर एजल्स। तो यहाँ पे नाम इनके इंग्लिश में होते हैं, अगर तुम हिंदी में ही याद रखना चाहोगे तो इनको ऐसे ही नाम याद रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस तुम्हारे को नाम याद होने चाहिए, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में। मेरा नाम याद हो गया होगा भाई, हिंदी में हो इंग्लिश में हो नाम तो वही रहेगा। वैसे ही इनका भी नाम है, इनको भी इज्जत देना। ऐसे मत समझना कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े से भी छोटे होते हैं ना। यहाँ पे इनको इज्जत दोगे तो यहाँ पे तुमको भी इज्जत मिलेगी और तुमको पेपर में नंबर भी देके जाएगा। ठीक है, एज़ोटोबैक्टर क्रोकम, एज़ोटोबैक्टर विज़ेरिंकी, एज़ोटोबैक्टर विनेलैंडी और एज़ोटोबैक्टर एजल्स, एज़ोटोबैक्टर इंडिकम। ये हमारे पास 5 प्रकार के जीवाणु होते हैं जो इस प्रजाति के अंदर पाए जाते हैं। ये हमने बात कर ली वात जीवाणु के। अब लास्ट पॉइंट लगाओ, अवातजीवी जीवाणु। अवातजीवी जीवाणु एनएरोबिक, अवातजीवी या अवायवीय जीवाणु, अवायवीय। अब ये कह रहे हैं मुझे हवा पानी की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं बिना हवा के बिना वायु के रह लूंगा। मतलब ये बैक्टीरिया कैसा है कि भाई बिना हवा के भी रह सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या है, अवायवीय या एनारोबिक। एनारोबिक का मतलब ही क्या होता है, अवायवीय या नहीं करते हैं वो वाले बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये जीवाणु क्या है, ये जीवाणु पहला ही पॉइंट ये लिखा है, वायु की अनुपस्थिति में भूमि में नाइट्रोजन यौगिकीकरण करते हैं। मतलब क्या है, नाम से ही हमारे को पता चल गया ये जीवाणु वायु की अनुपस्थिति में भूमि में नाइट्रोजन यौगिकीकरण करते हैं। पहला ही पॉइंट ये लिखना है, ये जीवाणु वायु की अनुपस्थिति में, ये जीवाणु वायु की अनुपस्थिति में भूमि में नाइट्रोजन यौगिकीकरण करते हैं, भूमि में नाइट्रोजन यौगिकीकरण करते हैं। ये जीवाणु संख्या में एज़ोटोबैक्टर से भी अधिक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसको कोई अनुकूल कंडीशन नहीं चाहिए, ये तो क्या है हर कंडीशन में रह लेगा। यहाँ पे क्या है, ये एज़ोटोबैक्टर से अधिक संख्या में होते हैं। एज़ोटोबैक्टर कहाँ पे ज्यादा होंगे, जहाँ पे उसको अनुकूल परिस्थिति मिलेगी। और यहाँ तो क्या है, इसको हवा ही नहीं चाहिए, तो अनुकूल परिस्थिति इसको हर जगह लगभग मिल जाती है। अब यहाँ पे क्या है, अम्लीय भूमि और पानी निकास के प्रबंधन का अभाव। ठीक है, अम्लीय भूमि होगी या पानी के निकास का क्या होगा भाई, प्रबंध का अभाव होगा। मतलब पानी का निकास वहां से क्या हो, कम हो, मतलब पानी की मात्रा ज्यादा हो, या वहां पे अम्लीय भूमि हो, है ना, या तो वहां पे अम्लीय भूमि हो या वहां पे क्या हो, हमारे पास पानी निकास के प्रबंधन का अभाव, मतलब पानी निकास कम निकलता हो या निकल ही नहीं सकता हो। ऐसी परिस्थितियों में ये जीवाणु बहुत पाए जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में ये जीवाणु क्या है, बहुत पाए जाते हैं। तो अम्लीय मृदा में या अम्लीय भूमि में, और जहां पे पानी निकलने की समस्या हो, भाई पानी वहां से क्या होता है, निकल ही नहीं सकता। भाई गमला ले लिया, गमले के नीचे छेद ही नहीं है, मतलब पानी उसके अंदर पड़ा रह जाएगा, काफी टाइम से पानी उसके अंदर पड़ा रह जाएगा, तो वहां पे कैसे बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे, तो हमारे अवायवीय बैक्टीरिया, अवायवीय जीवाणु उत्पन्न हो जाएंगे। और यहाँ पे इन जीवाणुओं का नाम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियनम, क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियनम, है ना, क्या नाम है, क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियनम। क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियनम क्या होता है, इस वर्ग के जीवाणु होते हैं, तो इसका भी नाम
याद रखना है। ठीक है, इसका भी नाम याद रखना है। ठीक है बच्चा लोग, तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास अवायवीय जीवाणु हमने पढ़ लिया है। ये जीवाणु वायु की अनुपस्थिति में भूमि में नाइट्रोजन यौगिकीकरण करते हैं और ये जीवाणु क्या करते हैं, संख्या में एजिटोबैक्टर से अधिक होते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, या तो अम्लीय भूमि में पाए जाएंगे या पानी निकास के प्रबंध का जहां अभाव होगा वहां पे ये पाए जाएंगे। नाम क्या है भाई इस वर्ग के जीवाणु का, क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियनम। यहाँ पे क्या है हमारे पास, इस वर्ग के जीवाणु का नाम है। तो यहीं पे हमारा क्या होता है, चैप्टर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो बाकी सारी क्रियाएं या बाकी सारी अब हमारे जो अगले चैप्टर की चीजें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, हमारा ये चैप्टर क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम चैप्टर को खत्म करते हैं। इसके बाद तुम वो नाइट्रोजन वाला चक्र जो है वो इसी के बाद बना लेना है ना। नाइट्रोजन का जो साइकिल का जो चक्र था भाई बहुत बड़ा चक्र था, उसके अंदर अब सारी की सारी क्रियाएं क्या है आ जाएगी और उसको अब क्या करना है, इसी के नीचे बना लेना है। अगर ऊपर बना लिया है तो वहां पे ही रहने दो, और अगर ऊपर अभी तक किसी ने नहीं बनाया तो वो नीचे भी बना सकता है, और सारी क्रियाओं को एक एक करके समझते हुए बनाना है। ठीक है बच्चा लोग, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। बाकी की क्रियाएं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। जय हिंद।